इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के देवली विधानसभा में वार्ड 163 में, और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पूर्व प्रत्याशी नगर निगम वार्ड 163 के कांग्रेस नेता रईसुद्दीन साहब। तो हम उनके साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे रूबरू होंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जब राहुल गांधी के ऊपर कल बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जो एक ऐसी घटना घटी, जिससे हम उनसे जानकारी लेंगे क्या है पूरा मामला। कल प्रदर्शन भी हुआ है दिल्ली प्रदेश कार्यालय से, और तो हम उनसे जानकारी लेंगे इस बारे में क्या है पूरा मामला। सबसे पहले रईसुद्दीन साहब, आपका BBC 24 न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, अपने बारे में पहले पूरा बताएं। देखिए सर, मेरा नाम यहाँ रईसुद्दीन है और मैं कांग्रेस से ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। यहाँ से जी। चुनाव लड़ा है, यहाँ से MCD का वार्ड 163 संगम विहार A से। और यहाँ पे जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, जो आवाम है, इनकी खिदमत में हमेशा लगा रहता हूँ। ये मेरा छोटा सा तारुफ है सर। जिस तरीके से कल राहुल जी की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अभद्रता की गई है, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये तानाशाही है, अब डिटेक्टरशाही हो चुकी है इनकी, भाजपा वालों की। क्योंकि ये लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जो हर तरीके का, जो आप हर धर्म के लोग रहने की इजाज़त है, आप रैली निकालें, जल्द से जुलूस निकालें, यही खूबसूरती हमारे देश की है। जहाँ से राहुल जी को जाना है उनको रोक दिया जाता है, और भाजपा के आप नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी रैली निकलती है, RSS की निकलती है, लेकिन राहुल गांधी जी की रैली को वहाँ रोक दिया जाता है। कल आप देखिए, उनको मंदिर में जाना था, लेकिन वहाँ की सरकार ने, हिमंत बिस्वा शर्मा ने, वो तानाशाही के साथ प्रशासन से उनको रोक लगवा दी और उनको वहाँ मंदिर नहीं जाने दिया। और बल्कि आज भी उनके साथ में लाठीचार्ज भी किया है और वहाँ पे FIR भी उनके ऊपर लॉन्च की है वहाँ की सरकार ने, और सरकार वहाँ की डरी हुई है। और राहुल गांधी जी वो शेर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। जिस तरीके से जो अभद्रता हुई उसके खिलाफ कल प्रदर्शन भी किया गया है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय द्वारा। तो क्या प्रदर्शन में आप पहुंचे थे, कितनी संख्या में भीड़ थी, क्या क्या हुआ, इस बारे में बताइए। देखिए सर, वहाँ हज़ारों की तादाद में इतने कम शॉर्ट नोटिस पर लोग, कार्यकर्ता, नेता वहाँ पहुँचे, लेकिन भाजपा ने, सरकार ने वहाँ पर धारा 144 लगा दी और हमें कार्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वहाँ दूसरी तरफ रैली के शक्ल में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, क्योंकि राम मंदिर का कल उद्घाटन हुआ था परसों, तो उसके जल्द से जुलूस के लिए पूरी पूरी गाड़ियाँ निकल रही थी, जुलूस निकल रहा था, तो उसको कोई धारा 144 नहीं थी, लेकिन कांग्रेस जनों पर, सब पर धारा 144 लगाई गई थी। तो सभी कांग्रेस जनों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने DPCC कार्यालय के गेट पर बैठकर ही वहाँ पर जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ रोष व्यक्त किया। जिस तरीके से अगर हम बात करें रईसुद्दीन की, एक ज़मीनी उससे जुड़े हुए नेता हैं, और आज भी रईसुद्दीन साहब, जो मैंने सुना है, जो मैंने जाना है, तो वो ये जाना है कि जीते हुए प्रत्याशी के पास जनता नहीं जाती है, आपके पास आती है काम कराने के लिए। तो कि क्या खासियत ऐसी है कि जनता जो आपसे अभी भी जुड़ी हुई है, और जो काम उनको जीते हुए प्रत्याशी से कराना चाहिए, वो आपके पास आते हैं? देखिए सर, क्या है कि जनता का ये तो प्यार है, जनता का प्रेम है। जो जनता जिस काम को कहती है वो काम उनका किया भी जाता है। असल में क्या है कि आज तक संगम विहार के अंदर ये जो हमारी कॉलोनियाँ हैं, लोग यहाँ की परेशानी, मजबूरी पे पहुँचे ही नहीं आज तक कि इनकी ज़रूरतें क्या हैं। आज पानी की सबसे बड़ी समस्या है। मैं सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आ रहा था K सेकंड में, तो उधर से जब मैं K सेकंड की गली में 3 पानी के टैंकर कंटिन्यू लगातार खड़े थे। बिल्कुल आदमी पैदल नहीं निकल सकता। ये हालात तो यहाँ के पानी का, पीने का, जो दिल्ली गवर्नमेंट इस बात का बड़ा बड़ा वादा करती थी, हम सोनिया विहार का पानी घर घर पहुँचा देंगे, वो आज देखिए पूरी संगम विहार कॉलोनी के अंदर सर्दी के मौसम में, जबकि पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, लोग बहुत परेशान हाल हैं। दूसरी बात यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बड़े वादे किए थे नशा मुक्ति केंद्र के लिए, कि दिल्ली को हम नशा मुक्त करेंगे, पंजाब को भी कहा था नशा मुक्त करेंगे। आज देखिए यहाँ घर घर, गली गली दारू, सट्टा, नशा इतना बिकता है संगम विहार में। सरकार ने इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। इसीलिए हमारी जो जनरेशन है 12 से 14 साल या 16 साल, इनका ध्यान काम की तरफ कम है और इनका नशाखोरी की तरफ ज़्यादा है। इसीलिए दिल्ली सरकार हर मुद्दे पर जो उन्होंने वादे किए मैनिफेस्टो में, सब पे फेलियर साबित हुई। दूसरी बात ये, जो इन्होंने शराब घोटाला किया है, लिकर पॉलिसी जो थी इनका स्कैम, इसमें दिल्ली सरकार के, दिल्ली के मुखिया को भी जेल जाना ही होगा। इतना बड़ा स्कैम है सर ये। हम बात करें, जो आपने अभी बात कही है कि शराब घोटाला जो चल रहा है, ये
सुनने में आया है, जिस तरीके से बताया, तो एक एक करके जो इनके बड़े बड़े नेता हैं वो सब अंदर जा रहे हैं, निकल वापसी तो कोई आ ही नहीं रहा फिलहाल। लेकिन इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को, कि क्या आगे मुख्यमंत्री भी जेल जा सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री 100% जेल जाएंगे, क्योंकि सबके गुरु तो यही है ना। जब इन लोगों ने इसमें स्कैम किया है इतना बड़ा इस शराब के मामले में, तो सारे लोग इनके, सत्येंद्र जैन हो गए, संजय सिंह भी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी भी जेल में, और भी बहुत सारे लोग इनके जेल में हैं। अगला नंबर इन्हीं का। ईडी ने 4-5 बार इनको सम्मन जारी कर दिया, लेकिन ये नहीं जा रहे, अपना बचाव रखे हुए हैं इसलिए। लेकिन आज ना तो आज के दिन इनको जेल जाना ही होगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, आज दिल्ली का पोल्यूशन का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना, 400 के करीब है। ये क्या करते हैं कि जब 400 पार हो जाता है फ़ौरन ग्रेप 3 लगा देते हैं। किसी मजदूर आदमी को पता भी नहीं लगता, उसको सुबह काम पे जाना होता है, मालूम ये हुआ ग्रेप 3 लग गया। कल इतने पटाखे पटके हैं पूरी दिल्ली के अंदर। दीपावली जब आती है तो दिल्ली सरकार 15 दिन पहले पाबंदी लगा देती है, जुर्माना आयद कर देती है, जेल भेजने के काम करती है। जब भी कोई छठ पूजा का पर्व आता है, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली का मुखिया हमेशा कभी सफाई नहीं करवाता, धारा 144 लगा देता है। कल न तो कोई दीपावली थी, ना कोई त्यौहार था, इतने पटाखे कल पूरे दिल्ली के अंदर फोड़े गए हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुंच गया। क्या दिल्ली सरकार का इस पर फरमान नहीं आना चाहिए था? आज दिल्ली के अंदर इतना दम घुट रहा, आप सुबह को निकलिए, जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, इतनी जहरीली हवा हो रही है। कोई भी दिल्ली के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो पॉल्यूशन से छुटकारा पा सके और शराब से छुटकारा पा सके, पानी से। सिर्फ इन्होंने क्या किया है, पानी के टैंकर आते हैं, घर घर भरे जाते हैं, 20-20 रुपए लिए जाते हैं, सिर्फ रंगदारी होती है और कोई चीज़ इनके पास नहीं है, और जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 3 से या 4 महीने जो भी हैं, तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस वापसी करेगी? देखिए सर, लोकसभा इलेक्शन के लिए मैं क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन है और गठबंधन में दिल्ली की 7 सीटें हैं। अभी सीटों का बंटवारा चल रहा है, और जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा और ये अलायंस पे जब लड़ेगी तो 7 सीटें हैं ना गठबंधन के पास होंगी सर, और भाजपा को दिल्ली में नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि भाजपा के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। भाजपा किस बात पे बात करती है? आज महंगाई इतनी हो चुकी है पूरे देश के अंदर कि घर चलाना इस टाइम भारी हो रहा है। बेरोजगारी देखो, युवा परेशान, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, हर वर्ग के लोग परेशान हाल है। आज किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। ये तो भाजपा ने मंदिर मस्जिद के मसले में पूरे देश को उलझाया हुआ है, बाकी इनके पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिससे कि लोगों को रोजगार दिया जा सके। जनता भी जानती है इस बात को कि जैसे ही दिल्ली के अंदर अलायंस में 7 सीटें होंगी, 7 सीटें गठबंधन जीतेगा। जी, आखिरी सवाल है मेरा रईसुद्दीन साहब, कि पूरे हिंदुस्तान में अमनो अमान भाईचारा कायम रहे तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवा पीढ़ी को? देखिए सर, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरे देश, आज तक ये हिंदुस्तान की तहजीब है और इसीलिए एक गुलदस्ता है, इसीलिए बगीचा है। इसको कहा जाता है कि सभी धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, इसीलिए सेकुलर है। हर मजहब के लोगों को मानने की आज़ादी है। मेरी पूरी युवाओं से, बल्कि खासकर मैं युवाओं से कहूँगा कि अपने भविष्य के लिए आप शिक्षित हैं, ये रोजगार के लिए और आने वाले कल के लिए, क्योंकि आज जीडीपी देखिए 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया। देना तो आने वाली नस्ल को ही होगा ना। ये तो सब लोग कर्जा ले ला कर चले जाएंगे, जीना तो किसी को दुनिया में है नहीं। आखिरकार जवाबदारी होगी। तो मेरा पूरे देश के युवाओं को एक ही मैसेज रहेगा कि आप अपनी सूझबूझ से, आप अपनी दानिश्वरी से, समझ से आने वाले वक्त में वोट देकर सरकार जरूर बदलिएगा और नई सरकार लाइएगा, गठबंधन को वोट कीजिएगा और नई सरकार बनाइए, जिससे कि आने वाले भविष्य में सरकार हमारे हित की, युवाओं के हित का काम कर सके। हम अगर वार्ड 163 की बात करें, चाहे उसमें हिंदू हो या मुस्लिम, रईसुद्दीन बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करते आ रहे हैं, ये जनता का कहना है, हमारा नहीं। तो क्या ऐसी बात है जो आप सत्ता में ना होते हुए भी और अपने क्षेत्र के इलाके के लोगों की सेवा कर रहे हैं? देखिए सर, हिंदू मुस्लिम का तो कुछ मतलब ही नहीं होता। देखो, सबसे बड़ी है इंसानियत, सबसे बड़ा धर्म होता है इंसान का। कोई भी हमारे दरवाजा है, क्योंकि शरीयत ये है, हुजूर की हदीस है, हुजूर का फरमान है कि तुम पे जब तक खाना हराम है, जब तक पड़ोसी भूखा है। पहले आप ये पता करिए कि पड़ोसी ने खाना खाया या नहीं खाया, उसके बाद आप खा सकते हैं। पड़ोस से मुराद ये नहीं है कि वो मुसलमान हो, कोई भी हो, हिंदू भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कोई भी हो। तो जो इंसानियत का सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो इंसान है, उसके बाद सिर्फ धर्म का मामला है। मेरे लिए सारे लोग सम्मानित हैं, पूरे ब्लॉक के 163 वार्ड हो, संगम विहार से कोई भी आदमी
कहीं से आए, जो भी मुझ पर होता है मैं फौरी तौर पर उनका काम करने की पूरी कोशिश करता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ रहीसुद्दीन साहब, जो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट आलम मंसूरी, BBC 24/7 न्यूज़, दक्षिणी दिल्ली।